हेलो बच्चा लोग, मैं आदित्यानंद आपका वेलकम करता हूं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का लेक्चर। आज कौन सा है? 18 है। ये लगभग सेकंड लास्ट लेक्चर अपना होने वाला है क्योंकि अब दो टॉपिक बचे हुए हैं। एक तो एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ जिसे आज अपन कवर करने वाले हैं। तो सर लेक्चर नंबर 18 में आज क्या कवर होने वाला है? एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, जिसमें हम आज देखने वाले हैं किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जाता है विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। तो वैसे एनसीईआरटी को देखोगे तो तीन चीज दिया हुआ है। कौन कौन सा चीज? एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज, दूसरा स्फेयर, स्फेरिकल शेल। ये देखो ऐसे अंदर खाली है ना, देखो अंदर खाली है, स्फेरिकल शेल। ये इसके ऊपर अगर चार्ज देते हो तो सामने इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सरफेस पे क्या होगा, अंदर क्या होगा। और एक शीट, शीट क्या, यूनिफॉर्मली चार्ज थीन सीट, ऐसा सीट। इस सीट के ऊपर मान लो यहाँ पे चार 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 चार्ज दे दिया। इस तरीके से मान लो मैं फोटो बना दूं, अगर मैं चार्ज बना रहा हूँ, देखना अभी है ना, यहाँ पे पेन लेके ऐसे चार्ज बना रहा हूँ। देखो ऐसे एक चार्ज, दो चार्ज, है ना, देख रहे हो, तीन चार्ज, चार चार्ज, ऐसे चार्ज दे दिया। तो इस सीट के ऊपर अगर पूरा का पूरा चार्ज है, देख रहे हो ना कलर, है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा सामने। तो ये तीन चीज है एनसीईआरटी में, लेकिन एक एग्जांपल एनसीईआरटी में है जो कि सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के ऊपर है। तो अपन इसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो चलिए, ये चीज तो आज कवर हो जाएगा पूरा का पूरा। फिर एक लास्ट चीज बचेगा, डायपोल, उसे अपन कल कवर करेंगे। ठीक है, बिल्कुल। चलिए शुरू करते हैं और एकदम धुआं धुआं उड़ाते हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ का। इन सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना पसंद करूंगा, बचवा लोग एंड बचवी लोग, कि सर ये जो गॉस लॉ है, ये आपने बताया था कि कोई भी एक अगर चार्ज है, सपोज करो यहाँ पे मान लो, और इसके चलते मान लो कहीं पे भी अगर मुझे आज की डेट में यहाँ पे निकालना है फ्लक्स, क्या निकालना है? फ्लक्स। तो ये गॉस लॉ उस फ्लक्स को बताने में सामर्थ्य रखता है कि फ्लक्स अगर कहीं पे भी निकालना है तो ये जो तुमने अभी तक पढ़ा है ई डॉट डी एस का क्लोज इंटीग्रल, इसको ये गॉस लॉ निकाल सकता है। कैसे? क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट से। अच्छा, बड़ा ही शानदार, ये हमने कल के क्लास में पढ़ा था। ओके सर, अब इसका यूज करके हम डिफरेंट डिफरेंट चीज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और हम ये देखेंगे कि ये जो फ्लक्स है वो एक्चुअल में ई डॉट डी एस से आ जाएगा, जिसका वैल्यू क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट है। तो सपोज करो अगर ये क्यू चार्ज के चलते आर डिस्टेंस पे मेरे को यहाँ पे कितना फ्लक्स है वो निकालना है, हम कैसे निकालेंगे? फ्लक्स निकालने का क्या तरीका है? तो तरीका ये है कि सबसे पहले तुम देखो कि यहां पे हम एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे। सबसे पहले क्या बनाएंगे हम? यहां पे एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे। अब देखो, एक एक चीज को समझने की कोशिश करना तुम लोग। अब मैंने क्या बनाया है? गॉसियन सरफेस, देखना ध्यान से। ओके, तो पहला इंपॉर्टेंट चीज तुमने क्या सीखा? हम एक गॉसियन सरफेस बनाते हैं, यानी कि ये जो चार्ज मैंने लिखा है, इस चार्ज के आसपास का एक रीजन हम आइडेंटिफाई करते हैं, डॉट 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 कर हम भी बताते हैं, क्या बनाते हैं? एक गॉसियन सरफेस। अच्छा, कभी भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और ये वाला चीज को यूज करना होगा तो हम क्या निकालेंगे? एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे। क्या बनाएंगे? जल्दी बता दो। एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे। ओके सर, समझ में आया। वो हमेशा एक डॉटेड लाइन से बनाते हैं। अब देखो ध्यान से, सपोज करो मुझे इस चीज को इसमें अप्लाई करना है। एक चार्ज अगर मैंने लिया तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी जाएगा, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, मेरे तरफ भी जाएगा, नीचे भी जाएगा, यानी कि एक स्फीयर बन जाएगा। जैसे सपोज करो इस बॉल के सेंटर में एक चार्ज है, तो उस बॉल से इस इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा। एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस मैंने बनाया है यहाँ पे। तो इसको थोड़ा सा स्फीयर का फील भी ले लो तुम। क्या करो? अरे अरे अरे, नीचे गिर गया। स्फीयर का क्या करो? फील भी ले लो थोड़ा सा तुम, तब तुम्हें और क्लैरिटी मिले। अच्छा सर, समझ आया कि आपने क्या किया? एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बना। तो इसके लिए हमें एक काम करना पड़ता है, एक गॉसियन सरफेस बनाना पड़ता है, क्योंकि इसमें ये जो ई है ये हमेशा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताता है। ये अंदर वाला चार्ज ही लेते हैं, लेकिन बताता अंदर और बाहर अगर हो सबके लिए। क्लियर है? अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बच्चों के दिमाग में आता है जब भी मैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ पढ़ाता हूं, ये गॉसियन सरफेस कैसा बनाया जाए।
तो गॉस ने नहीं बताया। एनसीईआरटी में 5-7 लाइन इसके नीचे लिखा हुआ है। गॉस ने ये बोला ही नहीं कि कैसा गॉसियन सरफेस लो। गॉस ने बोला यू कैन एज्यूम एनी काइंड ऑफ गॉसियन सरफेस। गॉस ने क्या बताया जानते हो? गॉस ने बताया, देखो 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 देखो, गॉस ने क्या बताया? गॉस ने बताया द सरफेस that we choose for application of Gauss law is called the Gaussian surface. Okay, you may choose any Gaussian surface. क्या बोल रहा है ये? Any Gaussian surface and apply Gauss law. कोई भी Gaussian surface मान सकते हैं। Gaussian surface कैसा होना चाहिए ये गॉस ने नहीं बताया, ये हम पे छोड़ दिया, तुम पे छोड़ दिया, इसके एप्लीकेशन करने वाले के ऊपर छोड़ दिया। लेकिन उसने एक लाइन और बताया। क्या? वो देखो, जब भी तुम गॉस लॉ का यूज करते हो तो ये गॉस लॉ जो है वो हेल्पफुल है, यूजफुल है। ये एनसीईआरटी का लाइन मैंने उठाया है। कहां पे? मच इजियर कैलकुलेशन करने के लिए जहां पे सिस्टम हैज सम सिमेट्री। बात को समझना आप। ये बोल रहा है क्या कि जब भी तुम गॉस लॉ को यूज करते हो E डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, जो कि अभी मैं बताने वाला हूं तुम्हें, इसको तुम यूज करते हो तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। ये जो गॉसियन सरफेस तुम लोगे तो तुम्हें करना क्या पड़ेगा? इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा इनडायरेक्टली। तो यार कोई भी उल्टा सीधा अगर सरफेस ले लेता मैं, इसका इंटीग्रेशन करने में तो हमें बुखार आ जाता भैया। ये इधर है, इसका एरिया इधर है, इसका एरिया इधर है, इसको इंटीग्रेशन करना बहुत कठिन था इस एरिया को। लेकिन अगर मैं सिमेट्री की बात करूं, व्हाट डू यू मीन बाय द सिमेट्री? अगर मैं सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस लूं, ध्यान से देखना, अगर मैं एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस लेता हूं, बात समझना, या फिर मैं लेता हूं स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, जरा से देखना, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, तो हमारे लिए ये जो गॉसियन सरफेस मैंने लिया है, मान लो सिलिंड्रिकल लिया, तो हमारे लिए ये सरफेस एरिया निकालना कितना आसान हो गया है वो बताओ मुझे। इतना आसान है हमारे लिए सरफेस एरिया निकालना, बताओ मुझे। हाँ सर, अगर ये रेडियस r है, इसका सरफेस एरिया का इंटीग्रेशन करोगे तो कितना आएगा? ये वाला डिस्टेंस अगर l है तो इसका जो एरिया का इंटीग्रेशन होगा, सरफेस एरिया, आउटर सरफेस एरिया, ये जो कर्व सरफेस एरिया है, उसको अगर तुम ds का इंटीग्रल करोगे तो पता है क्या होगा? 2πrl, क्योंकि ये टोटल कितना हो जाएगा? 2πrl। अरे वाह, ये तो बड़ा मजेदार चीज था सर। यस, इसका एरिया निकालना आसान है। अगर मैं स्फेयर लूं जिसका की रेडियस मान लो r है, तो इसका यहां पे अगर मैं एक गॉसियन सरफेस ले लूं, जल्दी से देखो, ये गॉसियन सरफेस ले लूं, तो यहां पे क्या हो जाएगा जल्दी बताओ? इस गॉसियन सरफेस को फिर से यहां पे अगर मैं बोलूं कि ds का इंटीग्रल क्या होगा, क्लोज इंटीग्रल, तो ये रेडियस r है, तो ये टोटल सरफेस एरिया कितना होता है? पूरा सर्कुलर लगा दिया, मतलब टोटल सरफेस एरिया, क्लोज सरफेस एरिया, तो ये होता है 4πr²। लेकिन अगर कोई मुझे इसका पूछेगा तो भैया इंटीग्रेशन ds हम नहीं निकाल पाएंगे, यह हमारे लिए कितना कठिन है निकालना। तो हमने तो गॉस लॉ पढ़ना शुरू किया था आसान बनाने के लिए। तो अगर हम कोई भी रेंडम आर्बिट्रेरी शेप ले लें, सिमेट्रिकल ना ले, तो हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। ऑल्दो गॉस ने यह भी बोला कि भैया तुम कोई भी सरफेस लो, इस इक्वेशन के पास औकात है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का। एनसीईआरटी एक लाइन स्टेट करती है, बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन, क्या? कि जब तुम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हो रिगार्डिंग गॉस लॉ, तो एनसीईआरटी क्या पढ़ती है? देखो ध्यान से, गॉस लॉ इज ट्रू फॉर एनी क्लोज सरफेस। इसने क्लियर बोला एनसीईआरटी ने, किसी भी सरफेस के लिए वैलिड है। ओके, बट देखो ध्यान से, नो मैटर व्हाट इट्स शेप और साइज, यानी कि गॉस लॉ इज एप्लीकेबल फॉर सिलिंड्रिकल सरफेस एज वेल, गॉस लॉ इज एप्लीकेबल फॉर स्फेरिकल सरफेस एज वेल, एंड गॉस लॉ इज एप्लीकेबल फॉर एनी आर्बिट्रेरी सरफेस, whether the surface is like this, whether it is surface like this or this, doesn't matter. Gauss law is applicable for any kind of surface, but अगर हम इसको यूजफुल बनाना चाहते हैं और बढ़िया तरीके से यूज करना चाहते हैं, तब हमें हमेशा सिमेट्रिकल सरफेस लेना चाहिए, ताकि इसका हम इंटीग्रेशन कर पाए। अदरवाइज हमें सुपर कंप्यूटर की जरूरत पड़ जाएगी भैया इंटीग्रेशन करने के लिए ही।
तो हम इंटीग्रेशन करने के लिए थोड़ी गॉस लॉ को यूज कर रहे हैं, हमें तो आसान बनाने के लिए यूज कर रहे हैं। तो दो इंपॉर्टेंट बात मैंने बताया, गॉस लॉ इज एप्लीकेबल फॉर एनी काइंड ऑफ गॉसियन सरफेस, बट वी कैन यूज symmetrical surface so that we have a easier calculation for this integration of the Gaussian surface। आया मजा? समझते जा रहे हो? ये एनसीईआरटी ने लिखा है ये सब, कभी भी इन सब थ्योरी के ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा बेटा। ओके सर, गॉट इट। नाउ द पॉइंट इज, ये जो इक्वेशन है E डॉट ds, इसमें ये जो लेफ्ट साइड में E है और राइट साइड में Q है, ये हमेशा टोटल चार्ज कुछ भी हो सकता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा टोटल चार्ज के लिए है, ये भी बताया था, और ये हम लेते हैं Q इनक्लोज्ड ही। इसके बारे में बात करेंगे अपन, लेकिन थोड़ा सा ऊपर आते हैं फिर से जहां पे हम थे। 2-3 पॉइंट और डिस्कस करना बाकी है, वेट। तो एनसीईआरटी को जब आप खोलोगे तो देखोगे तुम लोग, इसका एप्लीकेशन को प्रूफ करके बताया थोड़ा सा। क्या अगर मैं बोलूं कि यहां पे एक छोटा सा सरफेस मैंने लिया, मान लो ds सरफेस ले लिया, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और एरिया वेक्टर भी इधर है। दोनों के बीच का एंगल कितना है बताओ मुझे? इन दोनों के बीच का एंगल है 0 डिग्री। अगर मैं ये चीज को सिर्फ सॉल्व करूं फ्लक्स के लिए तो मैं लिखूंगा E का वैल्यू कितना है वहां पे बताओ? E का वैल्यू हो जाएगा, अगर Q चार्ज है उससे R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो तो कितना हो जाएगा? Q/4πε0 r² इनटू, अब ये ds के ऊपर इंटीग्रेशन जाएगा। हाँ सर, तो जब तुम ये ds पूरा का पूरा करोगे तो ये पूरा स्फीयर का सरफेस एरिया आ जाएगा। कितना आएगा जल्दी से बताओ? ये आएगा 4πr²। और अब तुम्हें समझ आएगा कि ये खपाच टकाक 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 टकाक, ये वही चीज निकल के आ रहा है Q/ε0, जहां पे ये चार्ज अंदर में है। इसीलिए हम इसे बोल सकते हैं फ्लक्स इज इक्वल टू Q इनक्लोज्ड बाय ε0। ये भी एनसीईआरटी में प्रूफ करके दिखाया है अगले पेज। इसीलिए मैंने ये भी बताने की कोशिश। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे कि अगर हमें यहां पे निकालना है तो हम इन चार को इंक्लूड किए, चार्ज को। लेकिन अगर यहां पे चार्ज मान लो Q1 था, यहां पे मान लो माइनस ऑफ Q2 था, यहां पे मान लो प्लस ऑफ Q3 था, ये बाहर में भी चार्जेस है, उसका क्या इंफ्लुएंस है? तो इस कैलकुलेशन में ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इन सब चार्जेस के चलते हैं। बट हम लिखते जो हैं वो सिर्फ इस गॉसियन सरफेस के अंदर वाला चार्ज लिखते हैं। तो हमने क्या देखा यहां पे? ये गॉसियन सरफेस हमने बनाया। तो ये जो गॉसियन सरफेस हमने बनाया है दोस्त, इसके अंदर का ही हम लिखेंगे क्या सर? लिखेंगे हम चार्ज, गॉसियन सरफेस। बोलो मजा आया क्या? कोई भी दिक्कत नहीं है तुम लोगों को? नहीं सर। तो एनसीईआरटी कुछ लाइन और बोलती है, जरा देखो। बोलिए द टर्म Q ऑन द राइट साइड, जो मैंने लिखा अभी E डॉट ds है ना, इज इक्वल टू Q इनक्लोज्ड बाय ε0। तो ये जो राइट साइड में Q है उसके बारे में बात कर रहा है ना। ऑफ द राइट साइड ऑफ द गॉस लॉ इंक्लूड्स द सम ऑफ all the charges enclosed by the surface. What do you mean by the surface? Gaussian surface. Yes sir. The charge may be located anywhere inside the surface. कहीं पे भी हो सकता है, जो नहीं है बीच में ही हो, anywhere हो सकता है। ये बात क्लियर हुआ? फिर से एनसीईआरटी बोलती है कि अगर sometimes चार्ज जो है वो आउटसाइड भी हो, जैसे कि मैंने अभी बताया, मान लो यहां पे चार्ज है Q, यहां पे है Q1, यहां पे माइनस Q2, तो सम ऑफ द चार्जेस मान लो कि आउटसाइड भी है। देखो ध्यान से, तो एनसीईआरटी क्या अगला लाइन बोलती है? देखो, इन द सिचुएशन व्हेन द सरफेस इज सो चूजन दैट देयर आर सम चार्जेस इनसाइड एंड सम आउटसाइड, in that situation also we can apply E dot ds is equal to Q enclosed by ε0, but this electric field is due to all the charges. This electric field is due to all the charges, और यहां पे हम लिखेंगे फिर से यही Q by ε0 ही।
बट ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगा, ये ड्यू टू ऑल द चार्जेस है, ड्यू टू ऑल द चार्जेस वेदर द चार्ज इज आउटसाइड और इनसाइड, ये सब चार्जेस के चलते। बात आया समझ में बेटा, मस्त वाला मजा आया। तो तुम्हें सारा चीज मैंने डिस्कस कर दिया, ये वाला भी, ये सब एनसीईआरटी का लाइन मैंने उठा उठा के लाया हुआ है, और ये लास्ट वाला लाइन भी। तो अब हम रेडी हो गए हैं एप्लीकेशन करने के लिए गॉस लॉ का यूज करके। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में एनसीईआरटी में सिर्फ 3 चीज लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज, इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट, और तीसरा लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल। ये 3 ही कैलकुलेशन है, लेकिन अपन एक न्यूमेरिकल है सॉलिड स्फीयर के ऊपर, वो भी पढ़ेंगे। लेकिन स्टार्ट करते हैं एक छोटे से क्वेश्चन पे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज। अब सपोज करो हमारे पास एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, ओके, इसके ऊपर चार्ज है मेरे दोस्त, ठीक है सर बना देते हैं चार्ज, आगे बोलिए। मान लो प्लस चार्ज है, तो इस पे हम बोलते हैं कि इसका चार्ज डेंसिटी, अब ये क्योंकि लेंथ है, इस पे हम बोलते हैं लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, लीनियर चार्ज डेंसिटी, क्योंकि ये कैसा है, जल्दी से बताओ, लैम्डा है। अब देखना तुम्हें मजा आ जाएगा। अगर मैं बोलूं कि इसके चलते मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड सामने यहां पे निकालना है r डिस्टेंस पे, तो मैं क्या करूंगा, मैं गॉसियन सरफेस के बारे में सोचूंगा। कैसा गॉसियन सरफेस के बारे में मैं सोचूंगा, जरा तुम बताओ। एक सिमेट्रिकल सरफेस, सिमेट्री में 2 चीज का ख्याल रखते हैं कि वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और एरिया वेक्टर है, उनके बीच का एंगल या तो 0 डिग्री हो और या तो 90 डिग्री हो। इसका 2 फायदा होता है, 90 डिग्री में ई डॉट डी एस खत्म हो जाता है, और 0 डिग्री में ईडीएस आ जाता है। तो हम ऐसा कुछ सोचते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो या तो 0 डिग्री हो या तो 90 डिग्री। तो सोचो तुम कि एक लाइन चार्ज है पूरा का पूरा, यहां से यहां तक इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, तो इसके चलते अगर मैं यहां पे देखूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, यहां पे देखूं इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, यहां पे देखूं इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, एक सर्कल टाइप का बनेगा। लेकिन वो सर्कल नीचे भी बनेगा, इधर भी बनेगा, इधर भी बनेगा, ऊपर भी बनेगा। तो हम अगर एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस यहां मानने की कोशिश करें, ध्यान देना, इतना ही r डिस्टेंस पे इधर पे भी, हाँ सर क्या माने, एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस माने, तो हमारे लिए कितना आसान होगा चीज, जरा देखना। हाँ सर सही बात है, ये सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस हमारा काम आसान कर सकता है। सपोज करो मैंने कोई भी रेंडम एक l डिस्टेंस पे एक l लेंथ का और ये r डिस्टेंस का हमने गॉसियन सरफेस माना, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा नीचे भी ये जा रहा है मेरे दोस्त माइनस इंफिनिटी पे, ये ऊपर जा रहा है मेरे दोस्त प्लस इंफिनिटी पे, मुझे इन सब के चलते, सब पे प्लस चार्ज है, देख लो ऊपर से नीचे तक, देख लो, हमें इन सब के चलते यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। लेकिन इसमें इतना पावर है कि हमने तुम्हें क्या बताया है, देखो हमने बताया E डॉट डी एस, हाँ सर, इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। इसमें ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द चार्जेस के चलते निकालेगा। चार्ज ऊपर है उसके चलते भी ऑटोमेटिक यहां पे निकल जाएगा, नीचे के चलते भी निकल जाएगा, लेकिन गॉसियन सरफेस का चूज करना हमारे ऊपर है। देखो कितना पावरफुल टूल है ये। मैं बार बार इस चीज पे स्ट्रेस डालता हूं कि दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू ऑल द चार्जेस, वेदर द चार्जेस इज आउटसाइड और इनसाइड, सबके चलते यहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा। दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड और इनसाइड सारे चार्जेस के चलते। एंड मैं लिख रहा हूं बार बार, देखना, आउटसाइड एंड इनसाइड चार्जेस सबके चलते ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। देखो कितना महत्वपूर्ण है ये। लेकिन लेते हैं कौन सा चार्ज, सिर्फ अंदर का, इसीलिए तो ये पावरफुल है यार।
अब देखो, अगर तुम यहां पे देखोगे तो सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस है। जैसे कि मान लो मैंने यहां पे सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनाया, किसने बोला मेरे को बनाने के लिए? किसी ने नहीं बोला। हमने काफी क्वेश्चन सॉल्व किया तो हमें यह पता चला कि सिलेंडर में सिमेट्री मिल जाता है। अब यहां पे चार्ज है तो यहां से आर डिस्टेंस पे इधर 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 सिमेट्रिकल है। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर के बीच में 0 डिग्री एंगल, इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर के बीच में 0 डिग्री, इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर के बीच में 0 डिग्री। तो ये सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस में ई और डीएस के बीच में जो हमारे पास है एंगल, वो सब जगह 0 डिग्री है। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगा और एरिया वेक्टर भी इतना सा एरिया लोगे तो इधर हो जाएगा। इधर देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगा, एरिया वेक्टर इधर हो जाएगा। सबके बीच का एंगल वही है। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगा, एरिया वेक्टर इधर हो जाएगा। हाँ सर सही बोल रहे हो आप। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल जो है वो 0 डिग्री है सब जगह। और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर और एरिया वेक्टर है इधर। तो ये ए कैप है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर, एरिया वेक्टर है इधर। तो ये 90 डिग्री के चलते इस सरफेस से, ये जो नीचे में एक सरफेस है, ये जो ऊपर में एक सरफेस है, इसके चलते हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना हो जाएगा? जल्दी बताओ। 90 डिग्री के एंगल के चीज में ये और ये कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं करेगा फ्लक्स के लिए। बोलो हाँ है ना? फ्लक्स कहां से निकलेगा? सिर्फ कर्व सरफेस से निकलेगा। बात आ रही है समझ में? क्योंकि यहां पे 90 डिग्री पे है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है। अब इसमें तो किसी को डाउट नहीं आ रहा है कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा ही क्यों है? क्योंकि ये चार्ज जो है ना मेरे दोस्त, वो चार्ज लीनियर चार्ज है और ये चार्ज के बगल में चार्ज, बगल में चार्ज, बगल में चार्ज, चार्ज के ऊपर 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 चार्ज, यही चलता जा रहा है नीचे और ऊपर, है ना? तो ये चार्ज, मान लो तुमने अभी ये सीखा है कि एक पॉइंट चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड सब तरफ होता है, ये सीखा है। ये भी कोशिश कर रहा है सब तरफ जाने का, लेकिन इसके ऊपर वाला चार्ज वो बोल रहा है भाग, रिपल्सन करूंगा मैं, घर बैठ। ये कोशिश कर रहा है ऐसे जाने का, लेकिन ये बोल रहा है भाग जल्दी घर जा। ये भी कोशिश कर रहा है। इसके चक्कर में ये जो एक एक चार्ज मैंने दिया, तो हमेशा ये चार्ज जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो एकदम सिमेट्रिकल बना देगा, सिमेट्रिकल बना देगा। क्योंकि ये चार्ज जैसे ऊपर जाएगा, ऊपर वाला रिपेल करके उसको सीधा कर देगा, नीचे वाला रिपेल करके सीधा कर देगा। तो सब ऐसे 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 ऐसे। आया समझ में? तो एक्चुअल में इस कॉर्नर की जब बात करूं तो मैं बोलूंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे हो सकता है। इसको बोलते हैं कि स्पेशल इफेक्ट है ये, इसको बोलते हैं फ्रिंजिंग इफेक्ट। ये जो है कॉर्नर पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होगा वो एकदम से ऐसे ऐसे नहीं होगा। और इसी के इफेक्ट के चलते हम पढ़ेंगे कि डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद वो अपने आप खींचा जाता है प्लेट्स के अंदर। ये पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, नेक्स्ट चैप्टर में। तो ये इफेक्ट है, इसको बोलते हैं फ्रिंजिंग इफेक्ट या एजिंग इफेक्ट। लेकिन हम इसको नेग्लेक्ट करते हैं, वी नेग्लेक्ट दिस इफेक्ट। हमने क्या किया है? कॉर्नर के इफेक्ट को नेग्लेक्ट किया है। बोलो क्यों? क्योंकि हमने वर्ड यूज किया इनफाइनाइट लाइन चार्ज। देख रहे हो कितना बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट है। इनफाइनाइट लाइन चार्ज वर्ड यूज किया है हमने, इसीलिए तभी इसको हमने नेग्लेक्ट किया है। क्योंकि ये चार्ज यहां पे तो खत्म हो रहा है, लेकिन मेरे लिए चार्ज खत्म ही नहीं हो रहा है। मैंने यहां होगे तो और ऊपर ले लो, यहां होगा और ऊपर ले लो, क्योंकि मैंने वर्ड क्या यूज किया? इनफाइनाइट लाइन चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक। क्या ये कॉन्सेप्ट तुम लोगों को जो बताया वो मजा दे दिया? तो जल्दी से कमेंट कर दो सर ये वाला मस्त मजा आया सर, कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे सिमेट्रिकल है। तो ईडीएस 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 ईडीएस, और ये ऐसे है, यहाँ पे ऐसे है बेटा, नहीं बना पा रहा हूं मैं, अंदर की तरफ नहीं बना पा रहा हूं। तो ये गॉसियन सरफेस हमने बनाया, अपने मन से सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनाया। क्या ध्यान में रख के? सिमेट्री को ध्यान में रख। सर मस्त वाला चीज समझ आया। अब हमें ये सब कुछ समझ में आया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा यही निकालना है हमें, लेकिन ये ई रहने देते हैं, इसको कलर चेंज करता हूं मैं, थोड़ा मजा आएगा। ओके सर, नाउ अब ये ई को तो ई रखने देते हैं, और ये डॉट के लिए cos 0 लिखूंगा, और ये ds को ds लिखते हैं, चलो ds लिखते हैं, और ये cos 0 हो जाएगा। क्योंकि ये चार्ज से ये दूरी बराबर है, तो इसके चलते यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो सब जगह सेम होगा। तो ये चीज इंटीग्रेशन से बाहर निकल आएगा। हमें इंटीग्रेशन अभी यहां पे कवर कर दिया, लेकिन ये अब एक स्केलर क्वांटिटी हो गया, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट को खोलने के बाद वो एक नंबर्स बन जाता है, स्केलर बन जाता है, वेक्टर में यही बताया। इसके पास अब कोई डायरेक्शन नहीं है, इसके पास भी नहीं है, इसके पास भी नहीं है, क्योंकि मैंने इसको ब्रेक कर दिया डायरेक्शन सेट करके।
अब ये अंदर में चार्ज इंक्लोज कितना है वो देखो, अब ये चार्ज कितना है वही हमें निकालना है बस, जबकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड सबके चलते निकाल रहा है। तो ये चार्ज कितना होगा, तो मैंने सिखाया है कि लैम्डा जो होता है वो Q/L के बराबर होता है। तो अगर मुझे Q निकालना है तो लैम्डा इंटू एल करूंगा मैं, यानी कि मुझे इतना सा ही चार्ज निकालना है, इसलिए इतना सा ही लेंथ लेंगे अपन। तो ये Q इनक्लोज होगा लैम्डा इंटू एल बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द चार्जेस है, इसको बाहर कर दो सर आप, ओके। और ये ds cos 0 का वैल्यू कितना होता है 1, ये 1 हो गया सर। अब ds का क्लोज इंटीग्रल कितना होगा ये तुम बताओ, मैं नहीं बता रहा। ये गॉसियन सरफेस का एरिया है। कैसा गॉसियन सरफेस है सर, यहां से तो फील्ड फ्लक्स 0 हो गया, यहां से 0 हो गया, तो सिर्फ और सिर्फ कर्व गॉसियन सरफेस बचा हुआ है हमारे लिए। तो कर्व का कितना एरिया होगा, अभी तुरंत सिखाया था, कितना 2πrl इज इक्वल टू लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट। याद करो वो दिन जब तुम्हें सिखाया था, ये वाला एल और ये वाला एल खत्म, इसको देखो यहां पे, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता हुआ क्या, लैम्डा बाय 2π r। बहुत इंपॉर्टेंट है, मजा आया। इसी को मैं लिख सकता हूं 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर सकता हूं, तो ये हो जाएगा 4π और ऊपर में 2 मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया 2 से, तो ये हो गया 2 और 1/4π को मैं लिखता हूं k। याद करो क्या यही रिजल्ट पहले पढ़ाया हुआ है मैंने, क्या सर 2k लैम्डा बाय r। हाँ सर यही तो आपने पढ़ाया था। तो यहां से एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज सीखा तुमने कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। इसका ग्राफ भी बना पाएंगे अपन, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। इसके चलते हैं इनफाइनाइट लाइन चार्ज के चलते हैं, इनफाइनाइट लाइन चार्ज के चलते। बोलो मजा आ गया क्या, हाँ सर एकदम सही बात है। ग्राफ कैसा बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक कर्व बनता है सर, ये 1/r का ग्राफ। तो E वर्सेस R का ग्राफ अगर इसका निकालोगे तो ग्राफ कैसा बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक कर्व बनेगा। बोलो मजा आ गया क्या, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस R का ग्राफ, किसके चलते हो गया, इनफाइनाइट लाइन चार्ज के चलते। बोलो मस्त मला मजा आ गया। हाँ सर, अब बात को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, और अब मैं बताता हूं रियल कहानी भैया, इसको जरा सीखो समझो और पढ़ो। जब भी कभी मैं लिखता हूं यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, ये एक स्पेशल लाइन है, देखो ध्यान से, मुझे क्यों बोलना पड़ गया ऐसा, क्योंकि अब मैं चार्ज को दे रहा हूं। जैसे सपोज करो मेरे पास दो चीज है, मेरे पास एक ये वाला ग्लास है, ग्लास कोई भी मेटल का है, देख रहे हो ना, कंडक्टर है। और सपोज कर लो ये मेरे पास एक एंकर का ये वाला सरफेस है, ये प्लास्टिक है, ये इंसुलेटर है। इसके ऊपर अगर मैं चार्ज दूंगा तो ये चार्ज अपने आप सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। देखो ध्यान से, ये बाहर वाला सरफेस है और ये अंदर वाला सरफेस है, ये अंदर वाला। तो कंडक्टर पे जो भी चार्ज देते हैं वो अंदर और बाहर सब जगह चला जाता है, ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। तो ये कंडक्टर है, इसके ऊपर अगर मैं चार्ज दिया तो यहां 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 एवरीवेयर चला गया। देखो ये अंदर वाला सरफेस है, ये बाहर वाला सरफेस है, समझते जा रहे हो ना तुम लोग, ये बाहर वाला सरफेस है देख रहे हो, और इसके अंदर ये वाला सरफेस है। तो ये चार्ज अंदर और बाहर दोनों जगह जाता है। लेकिन अगर मैं, ये इंसुलेटर है, देखो ये इंसुलेटर है, मान लो, कैसे मैं बताऊं, जैसे मान लो ये वाला प्लेट है, ये वाला, ओके दोस्त, ये है, ये क्या है, इंसुलेटर है, ये क्या है, इंसुलेटर है। इस पे यहां चार्ज दूंगा तो यहीं पड़ा रहेगा जीवन भर तक, यहां दूंगा तो यहीं पड़ा रहेगा। इसीलिए अगर मैं चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता हूं तो मुझे बोलना पड़ेगा कि चार्ज को मैंने अच्छे तरीके से सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट किया। तो कभी भी अगर एक वर्ड यूज करे क्वेश्चन में, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो अपने आप समझ जाना कि ये बात कर रहा है किसका, नॉन कंडक्टिंग का, नॉन कंडक्टिंग का बात कर रहा है। अच्छा सर ये बात जबरदस्त समझ, कंडक्टर में ये बात बोलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि कंडक्टर में जो भी चार्ज देंगे वो अपने आप सब जगह चला जाएगा। ओके सर, तो हमारे लिए जब ये बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, यूनिफॉर्मली चार्ज मतलब नॉन कंडक्टिंग सीट है, यानी कि वो सीट किसका होगा, प्लास्टिक का होगा, लकड़ी का होगा, ये कपड़े का होगा, वुड का होगा,
अच्छा सर, इसका मतलब अगर मेरे पास सीट ऐसा है, मान लो इनफाइनाइट चार्ज सीट है, तो जहां पे हम चार्ज देंगे वहीं पे पड़ा रहेगा। तो अगर मान लो मेरे पास ये सीट है और मैंने एक इसकी सीट के इधर और इधर दो दो तरफ बनाया, मैंने मान लो ये इधर भी है और उधर की तरफ भी है, तो यहाँ पे दो तरफ है। तो मैं अगर चार्ज एक तरफ दिया तो एक ही तरफ होगा, ये जहां मैं चार्ज दिया वहीं पे पड़ा हुआ है, देखो ध्यान से। तो मैंने अगर मान लो क्यू चार्ज दिया इसके ऊपर और मान लो इसका एरिया ए है मान लो, तो अगर मैं बोलूं कि भैया ये चार्ज कहां पे है, तो तुम बोलोगे सर वैसे तो आपने अभी तुरंत बताया है कि ये नॉन कंडक्टिंग है, एरिया इधर का भी ए है और इधर का भी एरिया ए ही है सर, ये दो एरिया ए और ए है, लेकिन आपने इधर 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 ही चार्ज दिया तो एक ही एरिया पे है। जबकि अगर यही चीज कंडक्टर होता, यही मान लो अगर तुम मान लो ये व्हाइट वाला दिखा रहा हूं कंडक्टर, मान लो ये कंडक्टर है, ये मेटल सरफेस है, यहां पे अगर मैं दे देता, मान लो यहां पे इतना छोटा सा काट लेता इसका सरफेस मान लो, और यहां पे चार्ज देता, तो चार्ज इधर भी होता और चार्ज अंदर भी जाता, क्योंकि कंडक्टर में चार्ज सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट। तो ये नॉन कंडक्टिंग होने के चक्कर में इसका जो सिग्मा होगा, सिग्मा क्या होता है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वो क्यू चार्ज एक ही सरफेस पे है, इसीलिए क्यू बाय ए हो जाएगा इसका। और ये क्या लिखा मैंने, ये क्या लिखा, सिग्मा नॉन कंडक्टिंग, ये क्या है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखो कितना इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, नॉन कंडक्टिंग के केस में ऐसा होगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं बताना चाहता हूं, अगर मैं इसी के बगल में लिख दूं कंडक्टिंग सीट है, कंडक्टिंग शीट, तो पहला इंपॉर्टेंट बात मुझे बोलना ही नहीं पड़ेगा यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं लिख दूंगा क्या बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन सीट, इतना बोलना काफी है हमारे लिए, क्योंकि अपने आप वो समझ जाएगा। ये नहीं लिखा चार्ज के बारे में, मैंने बताया नहीं वो चार्ज कहां पे है, सारा का सारा चार्ज मैंने एक ही जगह पटक रखा है इस बीच में, या पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, ये तो मुझे इंसुलेटर में बताना पड़ेगा, नॉन कंडक्टर में बताने की जरूरत पड़ रही है। लेकिन अगर मैं बोलूं कंडक्टिंग शीट है, या कंडक्टिंग सीट नहीं भी बोलूं, मैं बोलूं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन सीट, या अपने आप में इनफ है समझने के लिए कि भैया मैं कंडक्टिंग हूं, क्योंकि मैंने बताया नहीं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। गॉट इट सर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कब तुम कंडक्टिंग सीट ले रहे हो, कब तुम नॉन कंडक्टिंग ले रहे हो। अगर कंडक्टिंग, ये नहीं है एनसीईआरटी में दिया हुआ लेकिन आता है एग्जाम में, अगर कंडक्टिंग होता तो क्या होता, तब मान लो ये सीट है, इसके दोनों तरफ चार्ज होता, अगर तुमने क्यू चार्ज दिया और इसका एरिया ए है, तो ए एरिया इधर का भी है और ए एरिया इधर का भी है मेरे दोस्त। हाँ सर, और इस बार चार्ज दोनों तरफ होता मेरे भाई, यहां पे भी चार्ज होता, बात को समझने की कोशिश करना, और यहां पे भी चार्ज होता, देखो मैंने जान के तुम्हारे लिए दोनों तरफ दिखाया है, क्योंकि कंडक्टर के केस में चार्ज दोनों तरफ जाएगा। अरे भाई ये बहुत मस्त चीज बता रहे हो सर आप, ये नहीं आता है समझ में। तो इसके लिए अगर मैं बोलूं सिग्मा, वो हो जाएगा क्यू बाय 2a, क्योंकि जो क्यू चार्ज दिया वो इधर और इधर दोनों तरफ जाता है, और ये चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये भी पढ़ाया है पहला या दूसरा लेक्चर में, क्योंकि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट सीट है, तो इन्फिनिटिव है, सब जगह का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है, तो सब जगह चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अपने आप सेटल डाउन हो जाएगा यूनिफॉर्मली, क्योंकि चार्ज अपने आप सेट होता है कंडक्टिंग सीट में, कंडक्टर में, चाहे स्फीयर हो या फिर सीट हो या कुछ भी हो, अपने आप सेटल डाउन हो जाता है। किस बेसिस पे, 1 बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर पे, क्योंकि ये इनफाइनाइट प्लेन सीट है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका इन्फिनिट। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहां पे है कि अगर कभी भी सिग्मा कंडक्टिंग की बात हो तो वो दोनों सरफेस पे है, इसीलिए आप
टू वे वर्ड यूज किए हो यहां पे सर, लेकिन एनसीईआरटी में मुझे सिर्फ इसे पढ़ाना है, लेकिन मुझे ये बताना बड़ा आवश्यक था। ये फोटो और ये फोटो डिफरेंट है मेरे दोस्त। और ये है कैसा? ये ऐसा है, सीट है जहां पे एवरीवेयर चार्ज है। ये जो मैंने अभी फोटो बनाया है यहाँ पे, ये चार्ज इतना सा दिखाया है, देख रहे हो ना तुम लोग, प्लस प्लस। इसी को मैं पूरा बना देता हूँ, देखो भर भर के, ये पूरा 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 पूरा, देखो ये चार्ज है नॉन कंडक्टिंग सीट के चलते। एक तरफ चार्ज है, एक तरफ नहीं है, खाली है ये, देखो मैंने नहीं बनाया। ये नॉन कंडक्टिंग सीट है, एक ही तरफ चार्ज है, देख पा रहे हो? हाँ सर। तो चार्ज अगर है तो उसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड यहां भी होगा, यहां भी होगा और यहां भी होगा। ये बच्चा समझ नहीं पाता है। अगर मेरे पास कोई भी क्यू चार्ज है तो उसके चलते फील्ड एवरीवेयर इन द स्पेस है। बच्चा सोचता है कि सीट में चार्ज एक तरफ है तो एक ही तरफ फील्ड होगा। अरे नहीं, यहां पे लकड़ी लगा दो या प्लास्टिक लगा दो या पानी डाल दो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। इस चार्ज के चलते एवरीवेयर फील्ड होगा स्पेस में। यस, वो डिफरेंट मीडियम से इन्फ्लुएंस्ड होगा, कम ज्यादा होगा, लेकिन इस चार्ज के चलते यहां पे फील्ड होगा और इस चार्ज के चलते यहां पे भी फील्ड होगा। भले मैंने चार्ज को एक ही तरफ रखा, नॉन कंडक्टिंग, लेकिन कंडक्टिंग के केस में अगर मैं चार्ज को दोनों तरफ रख दूं, दोनों तरफ, तो भी इधर इसके चलते भी चार्ज इधर होगा और इसके चलते भी इधर होगा, दोनों तरफ के चलते फील्ड होगा। इस बार एक ही चार्ज के चलते फील्ड यहां पे है, लेकिन अगर मैं कंडक्टर बना के दोनों तरफ ये प्लस 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 लिख दे रहा हूं तुम्हारे लिए, तो अब क्या होगा? इस चार्ज के चलते भी फील्ड है और इस चार्ज के चलते भी फील्ड है। यानी कि अगर कभी भी जीवन में तुम्हारे पास चार्ज क्यू है, उसके चलते पक्का फील्ड होगा। गजब की गजब। तो इस बार दोनों तरफ चार्ज है, तो अगर कोई भी मैं पॉइंट कंसीडर करता हूं, लेट इट बी हियर, ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे इसके चलते भी फील्ड होगा यहां पे, और ये जो इधर वाला चार्ज है उसके चलते भी फील्ड होगा यहां पे। और सिमिलर फैशन में इतनी ही डिस्टेंस पे मान लो यहां पे भी निकालना चाह रहा हूं, तो इसके चलते भी फील्ड होगा। पॉजिटिव है तो बोलेगा भाग जा, और ये पॉजिटिव भी बोलेगा भाग जा। बोलो मजा आ रहा है तुम्हें अब? यस सर। लेकिन अगर नॉन कंडक्टिंग है तो इसके चलते यहां पे भी फील्ड है, इधर एक ही बनाया मैंने क्योंकि एक ही तरफ चार्ज है, और इसके चलते यहां पे भी फील्ड है इधर की तरफ। बोलो मजा आया? अगर चार्ज है तो फील्ड एवरीवेयर इन द स्पेस है। फिर से वही लॉजिक जो अभी तुरंत बताया था मैंने तुम्हारे लिए, कि अगर चार्ज कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है, क्योंकि मैं पहले बताया हुआ हूं, सिग्मा सरफेस चार्ज, लैम्डा लीनियर चार्ज, रो वॉल्यूम चार्ज, ये तीनों मैंने बताया हुआ है बहुत पहले, इसलिए अभी नहीं बताया, एनसीईआरटी में यहां पे लिखा हुआ है। तो अगर तुम देखोगे तो यहां पे ये जो कंटिन्यूअस चार्ज है, तो ये चार्ज के बगल में चार्ज है, तो ये एंगल वाला रूपरेखा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं ले पाएगा। फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे 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 ऐसे, यानी कि अगर तुम्हें मैं बोलूं इसके चलते फील्ड लाइंस कैसा होगा, तो तुम बोलोगे सर एकदम सिमेट्रिकल फील्ड लाइंस होंगे, बिल्कुल इस तरीके का, और यही एकदम बनता चला जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। बोलो मजा आया क्या तुम्हें? जबरदस्त वाला भाई, ये सारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनता चला जाएगा सर एकदम। और ये एक बना है, इसके बगल में यहां पे भी होगा ऐसा ही, यहां पे भी होगा ऐसा ही, यानी कि ऐसे समझ लो एकदम महाभारत हो रहा है और तीर एकदम अर्जुन ने चलाया है भाई साहब। और तीर वहां पे तो एक ही रो में चलता था, तीर का एकदम से एकदम सीट की तरह तीर जा रहा है, टक 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 टक। एंड सिमिलर फैशन में इधर भी होगा फील्ड लाइन। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी है एंड यही इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी है। ओहो हो, ये क्या करता रहा भैया? हाँ, तो निपटाओ। हाँ, यहाँ पे कॉपी करने की जरूरत ही नहीं थी मुझे। यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इधर की, इस चार्ज के चलते। बोलो बात समझ में आई भैया? जहन में बैठ गया क्या? अरे सर क्या बात कर दिया आपने, ऐसे में नहीं सीखेंगे तो कब सीखेंगे? बोलो क्या समझते जा रहे हो? तो फटाक से पॉज करके एक कमेंट डाल दो, सर मस्त वाला मजा आ रहा है। इस इनफाइनाइट सीट के लिए सीट ऐसा है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है, एक चार्ज के चलते। तो यहां पे आप सोचो कैसा गॉसियन सरफेस ले, हम एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस ले लेते हैं, सिलिंड्रिकल। तो यहां पे इस पॉइंट पे क्या किया हमने? एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस लिया जहां पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो ध्यान से, हमने क्या किया? सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस ले लिया। अच्छा,
तो ये जो सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनाया है हमने वो ऐसा बना दिया, देखो टक 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 कर देंगे डॉटेड लाइन से। हाँ सर, क्योंकि गॉसियन सरफेस हमेशा मैं कैसा बोलता हूं, लो डॉटेड वाला लो। तो ये देखो ऐसे टक 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 टक, ये डॉटेड लाइन इंडिकेट कर रहा है गॉसियन सरफेस को। सर बड़ा ही जबरदस्त, क्या सीख रहे हो तुम लोग, मजा आ रहा है तुम लोगों को, जबरदस्त वाला फील आ रहा है। हाँ सर, तो यहां पे देखो ये जो कर्व सरफेस है इसका एरिया वेक्टर इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, ये 90 डिग्री के एंगल पे है। कर्व सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एरिया वेक्टर इधर है, 90 डिग्री पे है। इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ ये फ्लैट सरफेस से होगा। देखो मेरे दोस्त, मान लो इसका एरिया वेक्टर ए है या डीएस है, कुछ भी मान लो, इसका एरिया वेक्टर कितना मानना पसंद करते हो तुम लोग, बता दो, ए एरिया वेक्टर। तो यहां पे भी एक गॉसियन सरफेस टाइप का, ये प्लेट टाइप का एक और सर्कल बनेगा। क्योंकि अगर तुम एक सिलेंडर को लो और सिलेंडर ऐसा है, ऐसे 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 चलते चले जाओगे, तो यहां पे भी तो एक सर्कल ही कट मारेगा। हाँ सर, और वो सर्कल में पूरा का पूरा चार्ज होगा। हाँ, इसका एरिया कितना होगा, इसका भी एरिया ए ही होगा सर। इसका एरिया कितना होगा, ए होगा सर, एक ही तरफ होगा। लेकिन अगर यही काम कंडक्टिंग वाला हो और यहां पे अगर हम गॉसियन सरफेस बना दें कलर चेंज करके, तो देखो मजा आएगा तुम्हें। इस बार गॉसियन सरफेस सिलिंड्रिकली बनेगा, लेकिन मेरे दोस्त, मेरे भाई, यहां पे इस सर्कल के चलते भी होगा चार्ज और इसके चलते भी होगा, यहां पे दोनों के चलते चार्ज होगा। बोलो हाँ। तो जब मैं गॉस लॉ लगाने की बात करूंगा इसके चलते, तो मैं लिखूंगा क्या, वो देखना जरा सा, E डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो मैं क्या करूंगा वो देखना, E जो है वो सब जगह कांस्टेंट है और इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल जो है वो 0 डिग्री है। देखो यहां भी, और ये 90 डिग्री है, यहां पे 90 डिग्री है, 90 डिग्री वाला खत्म हो जाता है। इसीलिए कर्व सरफेस इस बार इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं देगा। कौन देगा, ये फ्लैट सरफेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री है, इसीलिए मैं ई डी एस कॉस 0 लिखूंगा फिर से। हाँ सर, फिर यहां पे ई लिखूंगा मैं। अच्छा, और ये ds का क्लोज इंटीग्रल इस बार क्या देगा बताओ मुझे। सर ये है आपका गॉसियन सरफेस। तो एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड यहां है और यहां पे भी है, और जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो ये 2 बार करना पड़ेगा हमें, एक बार राइट साइड का, एक बार लेफ्ट साइड का। दोनों के बीच के एंगल 0 डिग्री ही है। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस ई वेक्टर है, तो एरिया वेक्टर भी माइनस ए वेक्टर है। दोनों माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। बोलो हाँ है ना। तो ये ई डी एस 2 बार आएगा, ई इंटू ए प्लस ई इंटू ए। ये चीज कितनों को समझ आया जल्दी से कमेंट करो, क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर है, यहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर है, तो नेट लिखना पड़ता है। मैंने कल भी बताया था फ्लक्स सबका सम होता है, तो इसीलिए 2 बार लिखा। क्यों इनक्लोज क्या लिखोगे वो बताओ। इसमें एक ही तरफ चार्ज है, क्या लिखोगे, इसका सिग्मा इंटू ये वाला एरिया, क्योंकि सिग्मा क्या है, क्यू बाय ए, और हमें ये क्यू इनक्लोज निकालना है तो एक ही तरफ का एरिया लेना पड़ेगा। क्या ये बात समझ आया कि सिग्मा तो लिखा लेकिन एरिया एक ही लिखेंगे। अब यहां पे देखो क्या मजा आया, ये क्या हो गया, ई ए तो हो गया 2EA इज इक्वल टू सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट, और यहां से देखो ये हो जाएगा खुपाच। तो नॉन कंडक्टिंग सीट के चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है मेरे दोस्त, वो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। देखो क्या मजा आया तुम्हें। जबकि कंडक्टिंग सीट के लिए अगर मैं यही निकालूं मेरे भैया, तो तुम लिखोगे इंटीग्रल ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। लेकिन मजा आएगा, इस बार भी सर ई और डी एस के बीच का एंगल 0 डिग्री है और ई और डी एस के बीच का एंगल 0 डिग्री है। इस बार भी सर यहां पे ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताएगा, इसके चलते भी और इसके चलते भी। तो हम ई डी एस लिखेंगे ई ए, और इसके चलते माइनस ई माइनस ए। हाँ सर, ये हो जाएगा माइनस ई और ये हो जाएगा माइनस ए कैप। इनके बीच का भी एंगल 0 डिग्री है सर, इस बार भी ई ए प्लस ई ए लिखेंगे। लेकिन यहां पे चेंज होगा, क्यों, क्योंकि इस बार चार्ज इनक्लोज इस एरिया में भी है, इस एरिया में भी। इसके चलते एरिया होगा सिग्मा इंटू ए,
क्योंकि अभी बताया क्यू कितना होगा, सिग्मा इंटू 2a। देखो कैसे आ रहा है 2a, सिग्मा इंटू ए और सिग्मा इंटू ए, ये दोनों चार्ज का सम है इसके अंदर इनक्लोज्ड। देखो ये सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस के अंदर अगर ये कंडक्टिंग है तो उधर का चार्ज इधर का चार्ज दोनों आ रहा है, और ये यहां से बता रहा है कि Q2 सिग्मा ए आ गया इनक्लोज, जो कि यहां पे सिग्मा ए 2 सिग्मा ए आ जाएगा। बोलो मजा आया क्या, सिग्मा ए प्लस सिग्मा ए, तो ये कितना हो गया 2 सिग्मा ए। तो देखो क्या मजा आया, 2EA इज इक्वल टू 2 सिग्मा ए और बाय एप्सिलॉन नॉट, बाय एप्सिलॉन नॉट। देखो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 भी खुपाच खुपाच हो जाएगा। कंडक्टिंग सीट के लिए मेरे दोस्त इलेक्ट्रिक फील्ड जो सामने होता है वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। देखो देखो देखो, जबकि नॉन कंडक्टिंग सीट के लिए जो होता है वो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। देखो मजा आ रहा है, तगड़ा और जबरदस्त में। हाँ सर, इसका ग्राफ देख लो, और एक और महत्वपूर्ण चीज देखो, इसका सिग्मा कितना है, Q बाय ए। रखो Q बाय ए, देखो क्या जबरदस्त चीज सिखा रहा हूं तुम्हें, सिग्मा है Q बाय ए। हाँ क्योंकि ये क्या है, नॉन कंडक्टिंग, तो ये रिजल्ट आएगा Q बाय 2a एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, क्योंकि ये Q बाय ए रखा तो 2a एप्सिलॉन नॉट, और यहां पे भी रिजल्ट देखोगे मेरे भाई तो इसका सिग्मा है क्या, Q बाय 2a, तो रखो तो ये भी आ गया Q बाय 2a एप्सिलॉन नॉट। अरे बाप रे बाप, क्योंकि टर्म में तो सर दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, इसके चलते भी इलेक्ट्रिक फील्ड Q बाय 2a एप्सिलॉन नॉट है, और इसके चलते भी इलेक्ट्रिक फील्ड सर Q बाय 2a एप्सिलॉन नॉट है। ऐसा होना भी, क्योंकि मैंने क्या बताया, अगर चार्ज Q है नेट, एक ही जगह पे तो है सीट में भाई, इसके चलते यहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो सेम होना चाहिए। अगर Q चार्ज में एक ही तरफ दे दिया या Q चार्ज में दोनों तरफ मिला के दिया, क्या फर्क पड़ा भैया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे सेम ही होगा। इसीलिए चाहे वो चार्ज कंडक्टिंग सीट के ऊपर तुमने Q चार्ज दिया हो या फिर नॉन कंडक्टिंग सीट के ऊपर Q चार्ज दिया हो, सामने इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट होता है, कांस्टेंट होता है, और वो वैल्यू Q बाय 2a एप्सिलॉन नॉट होता है। क्या तगड़ा खेल चल रहा है देखो। और सिग्मा के टर्म में क्यों चेंज हुआ सर, क्योंकि इसका सिग्मा अलग है मेरे दोस्त, नॉन कंडक्टिंग के ऊपर एक ही तरफ तुमने दिया है चार्ज, तो इसका सिग्मा Q बाय ए है, जबकि इसका सिग्मा Q बाय 2a है। अब आया कहानी जबरदस्त समझ में, अगर ऐसा है तो जल्दी से एक बार आग और दिल बरसा दो मेरे दोस्त, ताकि मुझे लग जाए, और खूब सारा 5-5 कमेंट कर दो सारे के सारे, सर मस्त मजा आ गया। बच्चों को ये सब हवा ही नहीं लगता है, वो सोचते हैं इधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड, वो सोचते हैं इधर का इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है तो इधर का निगेटिव होगा, ये दोनों खत्म क्यों नहीं हो गया। अरे इधर का इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव है तो एरिया वेक्टर भी निगेटिव है मेरे दोस्त, और दोनों को मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस फिर से प्लस ही हो जाएगा। इनके बीच में एंगल लोग सोचते हैं 0 डिग्री है, इनके बीच में 180 आ रहे कैसे, ये इधर और इधर 0 डिग्री है, तो इधर और इधर भी 0 डिग्री है, इधर और इधर भी 0 डिग्री है, इधर इधर भी 0 डिग्री है, इधर इधर भी 0 डिग्री है, इधर इधर भी 0 डिग्री है। अच्छा, ये सारे डाउट ही रह जाता है, कभी जीवन में सेट ही नहीं हो पाता। और सबसे बड़ा डाउट तो ये आता है कि ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों बता रहा है, जबकि हमने इतना ही छोटे से चार्ज के चलते निकाला है। तब तुम्हें मेरा लाइन याद आना चाहिए कि सर ने बताया है कि गॉस लॉ में यही तो ताकत है मेरे भाई, कि ये हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जो बताता है ड्यू टू ऑल द चार्जेस बताता है, वेदर द चार्जेस इज इनसाइड एंड आउटसाइड, इनसाइड एंड आउटसाइड। ये लाइन देखो कितना तगड़ा है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज क्या बताता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द चार्जेस, वेदर द चार्जेस इज इनसाइड एंड आउट। इसमें पावर है, इसके पावर को तुमने फील ही नहीं किया कभी जीवन में आज तक। क्या मजा आया तुम्हें, फील आया तुम्हें कि यस सर, ये हमें समझ आया कि हम गॉसियन सरफेस में चार्ज इतना ही लेते हैं, लेकिन इसी में ताकत है कि ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बता देता है। लेते अंदर का है, बता ये सबके चलते इलेक्ट्रिक रहा है। ये पावरफुल टूल्स एंड टेक्निक हमें मिला है गॉस लॉ। अब इसके बाद हमें एक और चीज समझना है,
ये सब चीज समझने के बाद अच्छा इसका ग्राफ देखो, अगर मैंने लिखा यूनिफॉर्मली चार्ज तो नॉन कंडक्टिंग है, इसका ग्राफ जब तुम देखोगे तो वो डिस्टेंस पे मैटर ही नहीं कर रहा है, देखो इसीलिए एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, नॉन कंडक्टिंग है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ पॉजिटिव है, मान लो आर से इंडिपेंडेंट है, देखो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या हो जाएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहां पे क्या हो जाएगा इतना ही दूरी पे इधर माइनस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ऐसा माइनस क्यों लिखा सर आपने, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी, उधर के डायरेक्शन को मैंने प्लस लिया है तो इधर वाला ऑटोमेटिक नीचे लिखना पड़ेगा माइनस। तो ये यूनिफॉर्मली चार्ज का मतलब ही क्या होता है हमेशा मेरे दोस्त, नॉन कंडक्टिंग। ये लाइन आज से मेरा याद रखना, नॉन कंडक्टिंग का मतलब देखा। और अगर मैं बोलूं कि यहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज, नहीं इसको हटा दो, इसको हटा दो, अच्छा यूनिफॉर्मली चार्ज को हटाओ, यूनिफॉर्मली चार्ज को हटाओ, तो ये क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन सीट। अगर मैं बोलूं ये यूनिफॉर्मली चार्ज को हटा देता हूं मैं, अगर ध्यान से देखना, अगर मैंने यहां पे ऐसे सिंपली बोल दिया इलेक्ट्रिक फील्ड कार्ड को हटा के, वो अपने आप सब बता दिया कि भैया मैं कंडक्टर हूं, भैया मैं क्या हूं कंडक्टर हूं, यानी कि कंडक्टिंग इनफाइनाइट सीट लिखने की जरूरत तक नहीं पड़ गई है, अब कंडक्टिंग इनफाइनाइट प्लेन सीट बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ गई। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन सीट अपने आप में इनफ है कि भैया मैं क्या हूं, जल्दी बता दो भैया मैं कंडक्टर हूं। इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वो अभी तुरंत तुमने देखा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है, जबकि क्यू के टर्म में दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर है, यहां पे सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है, यहां पे सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, और ये सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है, यही क्यू बाय 2a एप्सिलॉन नॉट है, आर नहीं है इसमें, और ये माइनस सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है, और यही माइनस क्यू बाय 2a एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और यही चीज पीछे भी होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर से इंडिपेंडेंट ग्राफ है, कांस्टेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहां पे भी ये चीज q बाय 2a यही एप्सिलॉन नॉट होगा, यानी कि q चार्ज है अगर तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा q बाय 2a एप्सिलॉन नॉट ही होता है, लेकिन क्योंकि इसका सिग्मा जो है वो क्या है, इसका सिग्मा नॉन कंडक्टिंग का जो है वो q बाय a है, जबकि इसका जो सिग्मा है इसको क्या पढ़ते हैं सिग्मा, क्या पढ़ते हैं सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और ये एक्चुअल में सीट है, ध्यान रखना सीट है, ये ऐसा लाइन नहीं है, ये सीट है, ऐसे है। मजा आ रहा है तुम्हें, ये भी सीट है, और इसका जो कंडक्टिंग, ये जो सिग्मा कंडक्टिंग सरफेस के लिए क्या हो जाएगा सिग्मा, ये q बाय 2a है, इसीलिए ये सारा खेल हुआ है, यहां सिग्मा के बदले q बाय 2a रखा तो ये आ गया, यहां सिग्मा के बदले q बाय a रखा तो ये आ गया, मस्त मजा आ गया है तो आग और दिल बरसाते। चलो अगला कहानी कर रहे हैं, अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूं ड्यू टू चार्ज्ड स्फीयर। अब जब भी मैं लिखता हूं चार्ज्ड स्फीयर, क्वेश्चन आ गया क्या, अरे मैंने लिखा तो था, हाँ एनसीईआरटी में तुम्हारा सिलेबस सिर्फ एक है यूनिफॉर्मली चार्ज, तो बताओ कैसा होगा नॉन कंडक्टिंग, जब भी कभी बोले यूनिफॉर्मली चार्ज ये हो गया नॉन कंडक्टिंग सर, नॉन कंडक्टिंग, इसका मतलब इसके सरफेस पे पूरा का पूरा चार्ज होगा, और कैसा चार्ज होगा यूनिफॉर्मली, यानी कि इसका अगर मैं लिखूं सिग्मा तो क्या लिखोगे जल्दी बताओ, ये स्फीयर है, इसका रेडियस मान लो r है, इसका जो सिग्मा होगा वो क्या होगा q बाय 4 पाई आर स्क्वायर, ऐसा क्यों सर, क्योंकि सिग्मा होता है चार्ज बाय सरफेस एरिया, यह है क्या स्फेरिकल शेल है बेटा, स्फेरिकल शेल का जो एरिया होता है वो कितना होता है जल्दी बताओ 4 पाई आर स्क्वायर, ऑल्दो सॉलिड स्फीयर का भी एरिया यही होता है, सॉलिड स्फीयर का भी एरिया यही होता है, लेकिन मैं तुम्हें सबके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सिखाऊंगा, कौन कौन सा, मैं तुम्हें हॉलो एंड सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर के चलते भी सिखाऊंगा, मैं तुम्हें नॉन कंडक्टिंग हॉलो लेकिन यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी बताऊंगा, मैं तुम्हें सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए बताऊंगा जो एनसीईआरटी में एक सॉल्ड एग्जांपल में दिया हुआ है। अब देखना ये जो है 1 नंबर, ये जो है 2 नंबर और ये जो है 3 नंबर, ये तीनों के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होता है। अच्छा हाँ, इसीलिए मैं लिखता हूं, इसको लिखता हूं मैं स्पेशल नाम देता हूं, ये आदित्यानंद का नाम है 1, यह है 2 और यह है 3, मैं इसको 1 2 3 का नाम देता हूं। ऐसा क्यों सर,
क्योंकि कंडक्टिंग है तो जो भी चार्ज जाएगा वो सरफेस पे जाएगा, सरफेस पे जाएगा। चार्ज कंडक्टिंग है तो कहीं पे भी चार्ज दो वो हमेशा सरफेस पे इसके रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। अगर मैं बोलूं क्यों चार्ज दिया कंडक्टिंग पे, चाहे वो हॉलो हो या सॉलिड हो, वो हमेशा सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट, अंदर रहेगा ही नहीं। और मैं जब मेंशन किया हॉलो नॉन कंडक्टिंग फेयर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि अभी पीछे पड़ रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन, थिन मतलब पतला सा सरफेस है, स्फेरिकल शेल, शेल मतलब खाली वाला चीज, ये जो दर्श का बॉल है उसकी तरह ये है हमारा शेल। आया बात समझ में? इसके चलते हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब कहां कहां? 3 डिफरेंट पॉइंट पे। कहां कहां सर? 3 डिफरेंट पॉइंट पे। आउटसाइड पॉइंट इसको बोलते हैं ऑन द सरफेस, और बाद में बोलते हैं ये हो गया आउटसाइड पॉइंट, इसको बोलते हैं आर इज ग्रेटर देन आर, यानी कि ये जो है आर वो बाहर में बड़ा है, आर इज ग्रेटर देन आर, इसको पहला पॉइंट बोलते हैं आउटसाइड पॉइंट। अगर मैं इसे बोलूं इसको हटाओ और इसको नीचे सरफेस तक लेके चले जाओ, तो हमने यहां पे अगर एक गॉसियन सरफेस बना दिया छुटकी सा, अब मैंने बोला बताओ तो ये क्या हो जाएगा? इस जगह का इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हो सर आप? हाँ, 2 नंबर वाला, इसको क्या बोलते हैं? आर इज इक्वल टू आर ऑन द सरफेस। और अब अंदर लेके चले गए, इसको अंदर लेके चला गया, यहां पे एक गॉसियन सरफेस बना दिया स्मॉल आर रेडियस का। देखो इस जगह पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तीसरा, इसको क्या मैं बोलूंगा? आर इज लेसर देन आर, इसको क्या बोलती है दुनिया? इनसाइड पॉइंट। इसको क्या बोलती है दुनिया? जल्दी बताओ। ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस। और इसको क्या बोलती है दुनिया? आउटसाइड पॉइंट। क्या बोलती है दुनिया? आउटसाइड पॉइंट। क्या बोलती है दुनिया? आउटसाइड पॉइंट। तो तुम्हें मजा आएगा, अब एक एक सेकेंड में तुम आंसर निकालोगे। आउटसाइड पॉइंट यहां पे अगर निकालोगे तो गॉसियन सरफेस कैसा होगा? ऐसा एक स्फीयर बनेगा। देखो 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 देखो, ये गॉसियन सरफेस बनता हुआ, अरे वाह वाह वाह। थोड़ा सा अच्छा इस रीजन में बना देंगे तो मजा आ जाएगा, ये वाला चीज को हटा के। हाँ सर समझ में आया क्या बोलने को। अब अगर चार्ज सेंटर पे है और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर एरिया वेक्टर, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर एरिया वेक्टर, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर एरिया वेक्टर, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर एरिया वेक्टर, इधर, तो कभी भी तुम देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो हमेशा 0 डिग्री ही आएगा। एवरीवेयर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का एंगल, या तुम बाहर में लो या तुम सरफेस पे लो, इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर के बीच का एंगल हमेशा क्या आएगा? 0 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर के बीच का एंगल क्या आएगा? 0 डिग्री एवरीवेयर, क्योंकि ये सब रेडियल डायरेक्शन में है मेरे दोस्त। हाँ सर, इसीलिए मैंने बोला जब भी कभी मैं बोलूं 1 2 3, इन तीनों के चलते, 1 2 3 के चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अंदर वाले पॉइंट पे, सरफेस पे और बाहर वाले पॉइंट पे, ये तीनों पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 1 2 3 का सेम होगा, सिर्फ इसका अलग होगा, क्योंकि ये क्या है? नॉन कंडक्टिंग, इसमें जो भी चार्ज दोगे वो वहीं पड़ा रहेगा। अगर मैंने नॉन कंडक्टिंग लिखा और इसमें यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, पता नॉन कंडक्टिंग में चार्ज कहां पे होगा? अंदर में मटेरियल है, वो सॉलिड कॉर्केट बॉल है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, इसको छुपा दो दर्श की तरह। दर्श ऐसे छुपा लेता है, बोलता है कहाँ गया, मतलब पीछे दिख रहा है, भैया क्या कर रखे हो, ऐसे छुपा के बोलेगा कहाँ गया बताओ। तो वैसे ही यहां पे है, ये चार्ज जो है भैया यहां पे कहां पे चला जाएगा? पूरा का पूरा वॉल्यूम चार्ज हो जाएगा। जो भी चार्ज दोगे वो इसके वॉल्यूम में है सर। अच्छा, तो यहां पे क्या डिफाइन होता है? रो, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन इट्स वॉल्यूम, इन इट्स वॉल्यूम। इस पे एक सॉल्व एग्जांपल है, मैं करवाऊंगा तुम्हें इसका डेरिवेशन। तो अगर ये रेडियस मान लो r है और चार्ज इसके ऊपर q दिया तुमने, इसके रो डिफाइन होगा q बाय वॉल्यूम, और ये हो जाएगा q बाय 4/3 पाई r क्यूब। ये चीज अलग साबित करेंगे। फिलहाल एक निकालेंगे, निकलेगा तीनों के चलते, क्योंकि ये 1 2 3 बराबर होता है। तो निकाल तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड रहा हूं सिर्फ इसके चलते, लेकिन ये तुम्हें डबल ए आर्मी बनाया मैंने। क्या बोल के? जल्दी से बताओ, तुम डबल ए आर्मी बन चुके हो। 1 2 3, ये मतलब सिर्फ वही बच्चा समझ पाएगा जो इस क्लास को समझ
क्या है एक। अगर मजा आ गया तो जल्दी से आग और दिल बरसा दो सर, हम बन चुके हैं डबल ए आर्मी और हमें समझ में आ गया 1 2 3 क्या है सर। तो तुम सब क्या बन चुके हो अब, डबल ए आर्मी, और तुम 1 2 3 को फील, यानी कि 1 2 3 के चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सरफेस पे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आउटसाइड पॉइंट पे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इनसाइड पे, वो सब बराबर होगा। तो इनसाइड पॉइंट बड़ा आसान है, हमने क्यों चार्ज दिया, अंदर में कोई चार्ज ही नहीं है क्योंकि चार्ज तो सरफेस पे है, शेल है ये। तो इसके चलते तो सर E डॉट डी एस तुरंत से निकल जाएगा Q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। सर Q इनक्लोज्ड ही 0 है क्योंकि चार्ज अंदर में है ही नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 0, यानी कि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है 1 2 3 के चलते। इसीलिए तुम पढ़ते हो कंडक्टर के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होता ही नहीं क्योंकि चार्ज सरफेस पे पहुंच। अब अगला यहां पे देखो, अगर मैं बात करूं सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो यहां पे ये गॉसियन सरफेस बना दिया, तो मैं लिखूंगा E डॉट डी एस इज इक्वल टू, जल्दी बताओ, Q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्या होगा जल्दी बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है जल्दी बताओ, ये हो जाएगा E, और ये गॉसियन सरफेस का एरिया कितना है 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर लिखना पड़ेगा इस बार क्योंकि सरफेस की बात कर रहा हूं। क्यू इनक्लोज कितना है, इसको जस्ट सटा के बनाया है, तो जो चार्ज सरफेस पे वही चार्ज काउंट होगा, ये हो जाएगा Q बाय एप्सिलॉन नॉट। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना निकल गया आया, Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। सर मजा आ गया सर। इसी को देखो क्या पढ़ते हो तुम, इसको पढ़ते हो K, इसको याद रखना आज के बाद से के क्यू बाय आर स्क्वायर। इसको क्या पढ़ते हैं अपन, के क्यू बाय आर स्क्वायर। यानी कि ये जो चीज है और ये जो सरफेस का निकाला और ये अंदर वाले पॉइंट का निकाला, देखो यहां पे, सॉरी आउटसाइड पॉइंट पे, तो ये गॉसियन सरफेस कितना लोगे, स्मॉल आर स्क्वायर। तो इस बार लिखोगे ई डॉट डी एस, हाँ सर, क्लोज इंटीग्रल इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। हाँ, इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड और ये गॉसियन सरफेस का एरिया क्या होगा बताओ मुझे। सब जगह एंगल तो 0 है, इसीलिए ई डॉट डी एस का कॉस 0 मैं नहीं लिख रहा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। देखो 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज, यानी कि इसके ऊपर जो तुमने चार्ज दिया वो सारा अभी इसके इस गॉसियन सरफेस पे एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस के अंदर है। तो मैं लिखूंगा कैपिटल Q बाय एप्सिलॉन नॉट, और यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा वो निकलेगा Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। देखो इसको भी तुम समझ सकते हो क्या, K 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q बाय स्मॉल आर का होल स्क्वायर। अब ये देखो क्या खतरनाक चीज, क्या तुम ये इलेक्ट्रिक फील्ड कभी दोस्ती किए हो इससे क्या, हाँ सर, पॉइंट चार्जेस के चलते। अगर मैं इस सारे चार्ज को इसके सेंटर पे रख दूं Q, और इसके सेंटर से R दूरी पे बोलूं यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, तो यही इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अच्छा, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का बराबर है, यानी कि 1 2 3 के चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड है मेरे दोस्त, तुम बन गए हो अब तगड़ा डबल ए आर्मी मेरे भाई। वो इलेक्ट्रिक फील्ड इन सारे चार्ज को सेंटर पे रख के निकल जाएगा क्या, हाँ भाई हाँ, यानी कि सारे के सारे चार्जेस को अगर सेंटर पे रख दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे जो आएगा वो पॉइंट चार्ज के चलते आएगा, सरफेस पे जो आएगा वो पॉइंट चार्ज के चलते आएगा। यानी कि ये बात खतरनाक है कि ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड अब इक्विवेलेंट है सर, यानी कि हमें निकालना होगा 1 2 3, कंडक्टिंग स्फीयर, कंडक्टिंग हॉलो, कंडक्टिंग सॉलिड, या फिर नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल। उसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इन सारे चार्ज को सेंटर पे रख के पॉइंट चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देते हैं के क्यू बाय आर स्क्वायर, उसके बराबर हो जाता है सर। यस 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 यस, यानी कि ये पॉइंट चार्ज के बराबर है, लिख लो तुरंत। सर मजा आ गया, हमने यहां पे देख लिया ऑन द सरफेस ये वाला, आउटसाइड पॉइंट ये वाला, इनसाइड पॉइंट। तो ये ग्राफ तो बनना चाहिए सर कि इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का जो ग्राफ होगा ये 1 2 3 के चलते, ऑल्दो तुम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग निकाल एक ही रहे हो, लेकिन मैं तो 1 2 3 की बात कर दिया। क्या मतलब है 1 2 3 का, कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर,
या फिर नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस। इस बार चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहां पे होगा? सरफेस पे, क्योंकि ये हॉलो है भैया, अंदर में चार्ज मैंने नहीं रखा है। कहां पे रखा है? सरफेस पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिग्मा ही होता है, सिग्मा ही होता है, और इसमें भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिग्मा ही होता है, जबकि इसमें वॉल्यूम के चलते चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रो में होता है। अब आया मजा सर। तो 1 2 3 का तो आपने 9 का 9 रिजल्ट बता दिया, क्योंकि 3 3 सबका है। इसके चलते 3 रिजल्ट में 2 इसी के चलते होगा, पॉइंट चार्ज के चलते। मतलब इसमें भी सारा का सारा चार्ज सेंटर पे रख के बाहर वाले के लिए निकाल देंगे। हाँ, सरफेस पे के क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर होगा। हाँ, बाहर में के क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर होगा। हाँ, सिर्फ एक बचता है, नॉन कंडक्टिंग के अंदर में क्या होगा। तो नॉन कंडक्टिंग को सेपरेट कल बता के डायपोल शुरू कर, ठीक है। फिलहाल अभी ग्राफ में इंटरेस्टेड है अपन। तो अंदर में कोई भी फील्ड नहीं होता है सर। तो जब आर का वैल्यू कैपिटल आर तक आप जाएंगे तो कोई भी फील्ड नहीं है, देखो खाली है, जीरो है। आर का वैल्यू यहां पे माइनस आर तक जाएंगे तो कोई भी फील्ड नहीं है, देखो ध्यान से, खाली है, जीरो है, क्योंकि अंदर में कोई भी फील्ड है ही नहीं। देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फेरिकल शेल। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जो होगा वो कितना होगा? जीरो है, जीरो है। ओके सर, बाहर में 1/r स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, देखो 1/r स्क्वायर, और सबसे बाहर में 1/r स्क्वायर। इसका जब ग्राफ बनाओगे तो कैसा निकलेगा? ये लगभग लगभग ऐसा ही शेप बनता है। जब r का वैल्यू जीरो रखो, यहां पे तो कुछ है ही नहीं। जब सरफेस पे पहुंचा तब तुमने बताया मुझे ये के क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर है। जब सरफेस पे इधर की तरफ पहुंचा तो इधर की तरफ फील्ड होगा, स्फीयर है, सब जगह चार्ज है, तो इसके चलते फील्ड इधर, इसके चलते फील्ड उधर। ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का ग्राफ है। अच्छा, तो ये ग्राफ यहां तक तो होगा नहीं सर, और इसके बाद इसी तरीके का होता है। जब बहुत दूर आर ले जाओगे तो जीरो, और इस पॉइंट पे इतना फील्ड होता है। ये ऐसा ही शेप है, ये है एक्चुअल शेप कर्व का, ये है तुम्हारा कर्व, यहाँ पे ये और जीरो और यहाँ पे। अच्छा सर, कुछ लोग यहाँ डॉटेड लाइन से दिखा देते हैं ऐसे ही मजा लेने के लिए, इसका कोई मतलब नहीं है। डॉटेड लाइन ये नहीं इंडिकेट कर रहा है किसी फील्ड को, अच्छा लगता है देखने में इसलिए बना देते हैं। यहाँ पे भी यहाँ तक कोई फील्ड नहीं होगा, डॉटेड लाइन है, फील्ड को नहीं इंडिकेट कर रहा है। और सरफेस पे के बाद इस तरीके से होगा, और ये माइनस आर को इंडिकेट कर रहा है, और ये वाला वैल्यू हो जाएगा माइनस कैपिटल आर स्क्वायर, क्योंकि ये सरफेस की बात कर रहा है, ये ऑन द सरफेस है, और ये आउटसाइड है, और ये इनसाइड है। देखो तीनों चीज को ये बता रहा है, इनसाइड, आउटसाइड, ऑन द सरफेस। तो ये तीनों चीज को यहाँ पे बता रहा है। ये क्या है? ऑन द सरफेस की बात कर रहा है, ऑन द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड। बोलो मजा आया क्या? ये क्या है? आउटसाइड रीजन, आउटसाइड रीजन। तो और ये क्या है? ये इनसाइड रीजन में है फील्ड। सर मजा आ गया। ऐसे ही यहाँ पे भी है, ये राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, ये राइट साइड, ठीक। तो मस्त वाला मजा आ गया है तुम लोगों को, तो धुआं धुआं उड़ा दो। ये क्वेश्चन नीट में पूछा, देखो तो जरा सा पढ़ के, नीट का 2019 का क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन जेई मेन सब जगह आता है इसके ऊपर ग्राफ, और इसके ऊपर कल खूब सारा क्वेश्चन भी करवाऊंगा। आज काफी समय भी हो गया, थोड़ा सा बढ़ गया टाइम, कोई बात नहीं है। तो कल इसका शायद लास्ट लेक्चर अपन रखेंगे, डायपोल और एक नॉन कंडक्टिंग पढ़ाऊंगा। पूरा अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक खत्म हो जाएगा, फिर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड खत्म, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस की बात। तो बोल रहा है हॉलो मेटल, मेटल का मतलब ये बोल दिया ये कंडक्टिंग है दोस्त, ये बोल दिया खुद ही कंडक्टिंग है। कंडक्टिंग है तो जो भी चार्ज दोगे वो कहां पे चला जाएगा? सरफेस पे चला जाएगा। कंडक्टिंग है तो जो भी चार्ज दिया वो कहां पे चला गया? सरफेस पे चला गया। ये वाला रेडियस आर है, ये आउटसाइड पॉइंट, ये ऑन द सरफेस, और ये इनसाइड पॉइंट। बोलो मजा आ रहा है क्या? हाँ सर। अब जरा बात को आगे बढ़ाते हैं, जरा बात को आगे बढ़ाते हैं। पसीना पसीना, बड़ा मेहनत कर रहा हूं तुम लोगों के चलते यार। अगर तुम्हें सही में ये यूजफुल है ना तो जरूर यार सब्सक्राइब करके जाओ। मैंने देखा कम से कम मतलब 20-25 हजार ऐसे बच्चे हैं जो सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं यार। मैं कल एनालिटिक्स देख रहा था चैनल का, तो वो बच्चे आते हैं देख के चले जाते हैं, वो सब्सक्राइब ही नहीं करते। अरे सब्सक्राइब कर दो, थोड़ा मुझे भी एनर्जी मिलेगा यार पसीना में पसीना बहाने में। और थोड़ा शेयर वेयर करो अपने दोस्तों को, स्कूल में, कोचिंग में, सब जगह बता दिया करो, ताकि मुझे थोड़ा मजा आए कि हाँ मैं बहुत सारे बच्चों के लाइफ में चेंजेस ला रहा हूँ। दैट्स इट।
नथिंग मोर देन दैट, नथिंग लेस देन दैट, है कि नहीं? और चैनल ग्रो करेगा तो सबको फायदा होगा, बहुत सारे लोगों को फायदा होगा, मुझे और एनर्जी आएगी, और भी काम करूंगा, केमिस्ट्री के लिए काम कर रहा हूँ, ऑर्गेनिक का भी काम शुरू कर दूंगा, और होगा तो कुछ और भी सोचेंगे, कुछ बढ़िया सोचेंगे, है कि नहीं? थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, आप ही लोग के बदौलत चल रहा है सारा कहानी। आइए जल्दी से इसको देखते हैं। इसने बोला कंडक्टर है, रेडियस आर है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द स्फीयर एट द डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम द सेंटर, यानी कि स्मॉल आर कहां से बोला? अब ये स्मॉल आर अंदर वाला होगा तो जीरो होगा, स्मॉल आर बाहर वाला होगा तो के क्यू बाय आर स्क्वायर होगा। तो स्मॉल आर अगर ग्रेटर देन आर है, सरफेस के बाहर है, तो हो जाएगा के क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर, और अंदर में है तो स्मॉल आर लेसर देन आर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? जीरो। ये हमने पढ़ा है अभी तुरंत। तो बोल रहा है डिक्रीजेज एज आर इंक्रीजेज, आर इज लेसर देन आर इज ग्रेटर। ये बकवास है, आर इज लेसर देन आर के लिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है ना दोस्त। ये कहां लिखा हुआ है? देखो, जीरो एज आर इंक्रीजेज फॉर आर इज लेसर देन आर, जीरो एज आर इंक्रीजेज इज आर इज लेसर देन आर, सही है। और बाहर में क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो डिक्रीज करेगा अगर आर ग्रेटर देन आर होगा, तो ये ऑप्शन सबसे सही। पहले तो जीरो चेक करो आर इज लेसर देन आर में, कि अंदर में जीरो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, जीरो इन दोनों में था, ये दोनों तो तुरंत ही खत्म हो गया। अब इसमें बाहर वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड घटता है, कैसे पता सर? क्योंकि ये 1 बाय आर स्क्वायर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर स्क्वायर। तो आर जब बढ़ेगा आउटसाइड रीजन में, इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा, क्योंकि इसको बढ़ाते जाओगे, इनफाइनाइट कर दोगे तो जीरो हो रहा है। ग्राफ देखो ना, इनफाइनाइट पे क्या हो रहा है, जल्दी से देखो ग्राफ, जीरो हो रहा है सर। इन्फिनिटी पे क्या हो रहा है? देखो, ये इन्फिनिटी पे जाते जा रहा है, ग्राफ जीरो को अप्रोच कर रहा है। बोलो मजा आ गया? पक्का? तो सुंदर और धमाकेदार सा सेशन रहा आज। कल अपन ये चीज को कवर करेंगे। अपन है नायाब सीरीज में, जहां कंप्लीट फिजिक्स फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है और किसी भी ऑनलाइन या ऑफलाइन से बेस्ट कंटेंट की डिलीवरी हो रही है। ये बात अपने दोस्तों को भी बताइए और आप भी समझ लीजिए, और फटाफट से इसको पढ़ते रहिए। मेंस तक का कवर हम कर रहे हैं, तो नीट मेंस सब कवर हो रहा है बेटा। थैंक यू सो मच बचवा एंड बचवी लोग। मिलेंगे एक और धमाकेदार सेशन में, तब तक के लिए बाय।